प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचने की सबसे ऊंची सीढ़ी है IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इस तरफ दौड़ने वाली लड़कियों की संख्या आज अच्छी खासी है। बड़े फख्र की बात है कि अन्ना राजन जॉर्ज मल्होत्रा भारत देश की पहली IAS अधिकारी बनी। हालांकि वो इस बात को बिल्कुल अहमियत नहीं देती, सिर्फ एक संयोग मानती हैं। 1950 में जब उन्होंने मेधावी छात्रों की ये परीक्षा पास की तो ये क्षेत्र केवल पुरुषों तक ही सीमित था। अपनी योग्यता और कर्तव्य निष्ठा से अन्ना राजन ने भारतीय प्रशासन में अपनी ये खास जगह बनाई। पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहने वाली अन्ना राजन सौभाग्य से आज हमारे बीच मौजूद हैं। 96B सैनिक फॉर्म, नई दिल्ली। देश की राजधानी का एक विशेष पता, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक शानदार कॉलोनी में स्थित अत्यंत सुंदर मकान है, बल्कि इसलिए कि यहां रहती हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की सबसे पहली महिला अधिकारी अन्ना राजम जॉर्ज, जो बाद में अन्ना राजम मल्होत्रा कहलाईं। एक प्रशासक के रूप में काम करते हुए इस कर्मशील महिला ने देश में नारी सामर्थ्य और नारी क्षमता का एक नया आयाम उजागर किया। 1950 के आसपास अन्ना राजम जॉर्ज का IAS अधिकारी बनना देश में स्त्री मुक्ति के संघर्ष में एक विशेष रूप से उल्लेखनीय घटना थी। लेकिन जितनी उल्लेखनीय यह घटना थी, उतनी ही संकोची हैं अन्ना जी, जो आत्म प्रचार से दूर भागते हुए अपने निजी जीवन के बारे में खुलकर कुछ बताने से या अपनी उपलब्धियों के बारे में कोई बात करने से कतराती हैं। हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं था जो सरकारी नौकरी में रहा हो। हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि मैं इसके लिए उत्सुक रहती, लेकिन ये आकस्मिक भी नहीं था। इस सेवा के अधिकारियों को मैं पहले से जानती आई थी और सोचती थी कि यह करियर मेरे लिए अच्छा रहेगा। मेरी माँ मद्रास विश्वविद्यालय के पहले कुछ इने गिने स्नातकों में थी। हालांकि उन्होंने कोई सरकारी नौकरी नहीं की, लेकिन मेरे कई अध्यापक थे और अन्य लोग थे जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं शादी करने और परिवार का पालन करने से कुछ अधिक करूं। Though she did not take up a job herself, but I had a lot of teachers and others who did inspire me to do something more than merely get married and raise a family. लीग से हटकर अपने भविष्य के बारे में आप निर्णय लेने का साहस अन्ना राजम जॉर्ज ने ऐसे समय में दिखाया जब इस देश में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर गिने चुने ही थे। गांव में उन्हें हमेशा की तरह या तो खेतों में, खलिहानों में काम करते हुए सुनहरी फसलों को उगाते देखा जा सकता था, या फिर हस्तशिल्प और घरेलू उद्योगों में अपनी सधी उंगलियों का जादुई कौशल दिखाकर गांव की अर्थव्यवस्था को एक आधार देते हुए। शहरों और कस्बों में भी उनके विकल्प बहुत ही सीमित थे। तब एक शिक्षित महिला आमतौर पर एक शिक्षिका, एक नर्स या बहुत हुआ तो एक डॉक्टर बनने की ही बात सोच सकती थी। इससे आगे समाज के पूर्वाग्रह उसके रास्ते का रोड़ा बनते थे। एक प्रशासक बनकर अन्ना जी ने इस स्थिति को बदला और नई संभावनाओं की ओर इशारा किया। इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ अलग अलग वर्ग थे जो आज भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो महिलाएं थीं वो फार्म पे, खेतों पे काम करती थीं या घरों में काम करती थीं। बड़े फख्र से उनके हस्बैंड्स या फादर्स कहा करते थे कोई लड़की से काम थोड़ी करवाना है। वो एकदम उलट गया माहौल। और जैसे मेरी अपनी मदर हैं, वो डॉक्टर बनी, 1947 में वो डॉक्टर बनी। बहुत कम लड़कियां होती थी, हाँ, लेकिन दो प्रोफेशंस थे, टीचिंग और बहुत करो तो मेडिसिन, और मेडिसिन करो तो उसमें गायनेकोलॉजी, विमेंस डिजीजेस। फिर धीरे धीरे प्रशासनिक सेवाएं आईं और उसमें जो है महिलाओं ने पुरुषों का जो डोमिनेशन था वो तोड़ना शुरू किया। मैं इस बात से सहमत नहीं कि 50 के शुरू में अधिकांश महिलाएं करियर के बारे में सचेत नहीं थीं या प्रशासनिक सेवा में करियर की संभावनाओं से अनभिज्ञ थीं।
बात सिर्फ इतनी थी कि महिलाओं को अभी करियर में इतने अच्छे अवसर प्राप्त नहीं थे, विशेषकर गांव के स्तर पर। इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि महिलाओं में करियर चेतना नहीं थी, लेकिन उनमें से अधिकांश शिक्षण, नर्सिंग, स्टेनोग्राफी, सचिवालय सेवा जैसे परंपरागत करियर को ही चुनती थी। प्रशासनिक सेवाएं तो पुरुषों के लिए भी खासी नई थी, क्योंकि इनका गठन अंग्रेजों के लिए किया गया था, लेकिन महिलाओं के लिए 50 के शुरू में करियर के अवसर अभी नहीं खुले थे। Indian men, because it was mostly for the Britishers were in the civil services, but for women the opportunities had not unfolded in the early 50s. ये है नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय, देश की प्रशासनिक सेवा का मुख्य केंद्र, जिसका गठन अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश ताज और तख्त के हितों की सुरक्षा के लिए किया था। देश की स्वतंत्रता का झंडा लहराया तो यहां की प्रशासनिक सेवा का स्वरूप ही बदल गया। उसके बाद आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा देश के नए शासन और यहां की जनता की आशाओं और उमंगों को जोड़ने का एक सशक्त सेतु बनी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जब गठन हुआ, पटेल की कृपा से, उनकी दूरदर्शिता से, तो 1948 से सारे भारत में परीक्षाएं शुरू हो गई। और चूंकि केरल शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे था, और जबकि भारत के अन्य भागों में, खासकर उत्तर भारत में, बेटियों का तो काम शादी के बाद अपने पति के घर जाना था, यह धारणा थी। केरल में धारणा नहीं थी। केरल में थी कि महिलाओं को भी ऊंची शिक्षा प्राप्त करके अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, आईएएस अफसर बनना है, तो उनका समाज, उनके माँ बाप उसको इनकरेज करते थे। ऐसे ही माहौल में अन्ना मल्होत्रा का जन्म हुआ। यह अनायास ही नहीं था कि केरल ने अन्ना राजम जॉर्ज के रूप में देश को पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी दी, क्योंकि मरकत मणि से सुंदर केरल पर प्रकृति ने पग पग पर अपना कोष लुटाया है। साथ ही ये देश का एक अत्यंत समुन्नत राज्य है, जहां महिला शिक्षा की लंबी परंपरा रही है और महिलाओं ने अनेक ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसे ही केरल के कालीकट शहर में 17 जुलाई 1927 को जन्म लिया था अन्ना राजम मल्होत्रा ने। केरल में लोग बड़े गौर के साथ कि मेरे 3 बेटियां, मेरे 2 बेटियां हैं। जैसे भारत में, यहाँ तक कि जब मैं विदेश में गया था, अमेरिका में, मैंने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ भी लड़की और लड़के में डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता जैसा कि भारत में होता है, लेकिन लड़का पैदा होता है तो खुशी ज्यादा होती है। केरल में लड़की पैदा होती है तो खुशी ज्यादा होती है। तो ट्रेडिशनली सदियों से परंपरागत महिलाओं का स्थान ऊंचा रहा है। शिक्षा का इसमें विशेष महत्व है। त्रावणकोर राज्य के प्रबुद्ध महाराजा और उनकी महारानी पार्वती बाई के प्रयत्नों से पूरे देश में सबसे पहले केरल की महिलाओं को आधुनिक शिक्षा की व्यापक सुविधाएं और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हुए। उन्होंने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं शुरू की, जिनमें से कई अपनी स्थापना की शताब्दी मना चुकी हैं। मैं आईएएस में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी थी। मैंने पाया कि जिन लोगों के साथ मुझे काम करना था, उनमें हमेशा एक तरह का मानसिक अवरोध था। आईएएस की लिखित परीक्षा में सफलता के बाद जब अन्ना राजम जॉर्ज संघ लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू देने आईं, तो उन्हें पुरुषों के इस मानसिक अवरोध का एहसास हुआ। शायद पूरे बोर्ड का ही ये विचार था कि आईएएस की अपेक्षाएं महिलाओं के लिए बड़ी सख्त या बड़ी कठिन हैं। इसलिए इंटरव्यू में उनका पूरा दृष्टिकोण ही ये था कि मुझे या तो विदेश सेवा या फिर केंद्रीय सेवाओं में किसी एक में शामिल होने के लिए सहमत करें। निश्चय ही इस सेवा में भारी जिम्मेदारियां होती हैं, विशेषकर उन पदों पर जिन्हें मैंने संभाला था।
लेकिन मैं नहीं समझती कि ये पुरुष अधिकारियों की अपेक्षा महिला अधिकारियों के लिए भिन्न है, क्योंकि इन सभी स्थितियों से शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर, यहाँ तक कि भावात्मक स्तर पर निपटना होता है, और महिलाएं इसमें उतनी ही सक्षम या अक्षम होती हैं जितना कोई पुरुष। मुझे लगा कि पूरे के पूरे इंटरव्यू बोर्ड, खासकर उसके अध्यक्ष की चिंता ये थी कि कानून और व्यवस्था से संबंधित स्थितियों में एक महिला क्या प्रतिक्रिया दिखाएगी, जबकि क्रुद्ध भीड़ पर लाठीचार्ज करने अथवा पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की जरूरत पड़ सकती है। यह उन्हें स्वयं स्पष्ट नहीं था कि ऐसी परिस्थितियों में एक महिला क्या करेगी। जिस ढंग से उन्होंने प्रश्न पूछे, उससे मेरी समझ में तो यही आया। They themselves were not very clear as to what a woman would do in such circumstances. I think that was the basic idea that I got from the way they asked questions. लेकिन कानून और व्यवस्था की नाजुक से नाजुक स्थिति का सफलता से सामना करने में अन्ना राजम मल्होत्रा जैसी महिला प्रशासकों ने अपनी योग्यता और क्षमता का पूरा परिचय दिया। हालांकि उनकी इस क्षमता पर अविश्वास करने वालों में राजगोपालाचारी जैसे वरिष्ठ नेता भी थे। Completed all my physical tests. जब मैंने घुड़सवारी और राइफल चलाने जैसी अपनी सभी शारीरिक परीक्षाएं पूरी कर ली और तमिलनाडु काडर की विभागीय परीक्षाएं भी, जिसमें कि मुझे रखा गया था, तो सामान्यतः होना यह चाहिए था कि मुझे एक सब कलेक्टर के रूप में उपमंडलीय पद पर नियुक्त किया जाता। लेकिन मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी थे। उन्होंने मुझे अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि उनके विचार से एक महिला का स्थान घर में है, इसलिए वो चाहते थे कि मैं सब डिवीजन में सब कलेक्टर के पद पर काम करने की बजाय सचिवालय में अवर सचिव बनूं। मैंने उनसे कहा कि मैं इस बारे में उनसे सहमत हूं कि एक महिला का स्थान सामान्यतः उसके घर में है, पर ऐसी भी महिलाएं हैं जो करियर अपनाती हैं, और प्रशासनिक सेवा के करियर में तो क्षेत्र में प्रारंभिक पोस्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे शेष सेवा काल में इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरी पोस्टिंग उप जिलाधीश के रूप में हो। पता नहीं कि वो मेरे इस जवाब से खुश हुए या नहीं, पर उन्होंने मुझे उप जिलाधीश के पद पर होसूर में अवश्य नियुक्त किया, जो उनका जन्म स्थान भी था। So I said that I did want a posting as a subdivisional officer. I don't know whether he was very pleased with my reactions, but I must appreciate the fact that he did post me as sub-collector of Hosur, which also happened to be his birthplace. एक अन्य पूर्व आईएएस अधिकारी उषा चतरथ को रामपुर में अपनी पहली पोस्टिंग के समय इस संदर्भ में जो अनुभव हुआ, वो अन्ना मल्होत्रा के अनुभव से कुछ भिन्न नहीं रहा। दूसरे या तीसरे दिन वहाँ के नवाब साहब लखनऊ में आए, तो वो चीफ सेक्रेटरी से मिले और उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि क्या कर रहे हैं आप एक खातून को भेज रहे हैं। इसी प्रकार का एक्सपीरियंस मुझे जब मेरी पोस्टिंग हुई थी मेरठ में। मेरठ के लोग जिस शब्द से वहाँ रेफ़र करते थे वो एक अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में वो कहते थे कि एक लॉन्डी की पोस्टिंग हो रही है हमारे हाकिम में। लेकिन मुझे इसलिए सेटिस्फैक्शन मिला क्योंकि वहाँ जो थोड़ा बहुत मैं कंट्रीब्यूट कर पाई थी, उसके नतीजे सामने जल्दी आने लगे। कम से कम ये जो उनकी धारणा थी कि महिला एडमिनिस्ट्रेटर काम नहीं चला सकती, तो कम से कम वो तो ओवरकम कर पाए। 1951 में तमिलनाडु के होसूर सब डिवीजन में एक सब कलेक्टर के रूप में प्रशासनिक कैरियर शुरू करके अन्ना राजम मल्होत्रा सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती गईं। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार में अवर सचिव से संयुक्त सचिव तक विभिन्न पदों पर काम करते हुए हर क्षेत्र में अपनी निर्णय लेने की क्षमता, चरित्र की दृढ़ता, योग्यता और आत्मविश्वास की गहरी छाप छोड़ी। अन्ना जी मेरी सीनियर कोलीग, एक आध बार सरकारी मीटिंगों में और सोशल गैदरिंग्स में उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा असेसमेंट है, शी वॉज ए नो नॉनसेंस लेडी। शी वॉज ए टफ ऑफिसर, ए कॉम्पिटेंट ऑफिसर। शी डिड नॉट surrender to mediocre ministers and political masters. Ms. Anna George, Joint Sachiv,
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एक उच्च अधिकारी जब उनसे मिले थे उनके यहाँ विज़िट के दौरान, और मीटिंग के बाद वो इतने इम्प्रेस हुए मिस आना जॉर्ज से कि उन्होंने कहा कि मैडम, आई डू नॉट थिंक देयर इज़ एनीथिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर दैट यू डू नॉट नो। the course of my career, I had many instances of मेरे करियर के दौरान ऐसे अनेक अवसर आए जब मैंने बहुत ही संतोष का अनुभव किया। मैं तो कहूंगी कि तमिलनाडु राज्य में होसूर अथवा तिरुपोतूर के उप कलेक्टर के रूप में फील्ड में काम करना मेरे लिए बड़ा संतोषजनक रहा। अगर आप किसी गांव में कुआं बनाते हैं या पंप सेट लगाते हैं और उससे गांव के लोग खुश होते हैं तो उससे आपको भी काफी संतोष मिलता है। अपने करियर में मुझे जिस अंतिम कार्य का भार सौंपा गया वो भी मेरे लिए काफी संतोषजनक रहा। ये था नोवा शेवा पोर्ट ट्रस्ट की अध्यक्ष का पद, जिस पर काम करते हुए मैंने भारत के एक सबसे आधुनिक बंदरगाह का निर्माण किया और उसे चालू किया। built and commissioned one of the most modern ports in India. अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति समर्पित अन्ना जी को व्यक्तिगत मामलों की ओर ध्यान देने का बहुत कम समय मिला। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर राम नारायण मल्होत्रा से उन्होंने बड़ी उम्र में शादी की। दुर्भाग्यवश श्री मल्होत्रा अब इस दुनिया में नहीं हैं। We have enjoyed प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में काम करते हुए हमने आनंद का अनुभव किया। जो विभिन्न कार्य हमें सौंपे गए उन्हें पूरा करने का हमारा अनुभव भी सुखद रहा और ये सब हमेशा काफी चुनौतीपूर्ण रहा। मेरा विचार है कि प्रशासनिक सेवा में सबके साथ मिलकर काम करने की भावना हमारे लिए आनंददायी रही। अन्य सेवाओं के अधिकारियों के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। इसीलिए हम अपने अनुभव को बहुत ही सकारात्मक और संतोषजनक दृष्टि से देखते हैं। असाधारण सेवाओं के लिए राम नारायण मल्होत्रा को 1990 में और अन्ना मल्होत्रा को 1989 में राष्ट्रपति की ओर से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अवकाश प्राप्त करने के बाद भी अन्ना राजम मल्होत्रा अनेक क्षेत्रों में सक्रिय रहीं। वे राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रहीं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ भी जुड़ी रहीं। इस सारी भागदौड़ के बीच पियानो बजाने का उनका पुराना शौक कहीं बहुत पीछे छूट गया। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अन्ना राजम जॉर्ज की पहल ने पूरे भारत में नई पीढ़ी के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए। देश के कोने कोने से लड़कियां आज इस सेवा की ओर आकर्षित हो रही हैं, जो उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। I belong to मणिपुर। मैं मणिपुर की रहने वाली हूँ, जो भारत का उत्तर पूर्वी भाग है। मैंने 1994 में JNU में प्रवेश लिया और यहाँ मैंने छात्रों को प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में बैठते देखा। इससे मुझे काफी हद तक प्रेरणा मिली। इससे पहले मुझे प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने का विचार नहीं आया था। यहाँ आकर यहाँ के लोगों को देखकर मैंने सोचा कि मैं भी इस परीक्षा में बैठने के योग्य हूँ। सो मैंने ये परीक्षा देने के बारे में सोचा और इस समय मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ। हमारे लिए इस परीक्षा की पूरी तैयारी करना और इसे बहुत गंभीरता से लेना जरूरी है, वरना इसमें उत्तीर्ण होना मुश्किल है। उत्तीर्ण होने के लिए काफी परिश्रम और लगन की जरूरत है। We need lot of hard work and dedication. पर्सनल लेवल में मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा बचपन का सपना है और इसीलिए मैं बचपन से ये जो मैंने ड्रीम देखा है कि हाँ मैं भी एक सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। IAS बनने के बाद गोल नहीं अचीव हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्री तब गोल शुरू होता है कि आप क्या हासिल करना चाहती हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर बनकर, और आप क्या कर अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए आप क्या कर दिखा सकती हैं, जिसमें कि आप डायरेक्टली पीपल से इन्वॉल्व होंगे और आप उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और अपने जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए। यहाँ पे 35-40% लड़कियाँ हैं और सबकी एक इच्छा है, वो ये कि हमको कुछ काम करना है और उसमें सिविल सर्विसेज उनके लिए प्रेफरेबल इसलिए मानी जाती है क्योंकि उनको लगता है कि ये फिर भी एक सिक्योर है, एक दफ्तर है जहाँ पे एक प्रोटेक्शन है, ओहदा है, आगे बढ़ने का स्कोप है और इन्फ्लुएंस है, पावर है। तो ये सब देखते हुए
लड़कियां जाती हैं। एक सी चेंज आया है कि पहले होता था भाई लड़की को बीए कराओ, जो मध्यवर्गीय परिवार होते थे, शादी करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो, उसके बाद वो करे जो करना चाहे। लेकिन अब उल्टी बात है, ज़्यादातर ये होता है पहले उसके हाथ में एक प्रोफेशन दे दो, जहाँ तक हो सके अच्छे ओहदे वाला प्रोफेशन दे दो, जहाँ उसकी इंडिपेंडेंस पूरी हो, उसके बाद शादी सेकेंडरी है, कोई अपना ढूंढ भी लेगी साथी तो भी ठीक है। तो ये बहुत ही बदलाव आया है। अन्ना राजम मल्होत्रा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपने कैरियर के रूप में चुनकर किसी सांचे में ढलने से इनकार कर दिया। आज शताब्दी के अंत में देश की नारी वहां से काफी आगे निकल आई है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। शताब्दियों तक शासित रहने के बाद वो एक प्रशासक के रूप में सत्ता के गलियारों में निर्णय लेती और नीतियां निर्धारित करती दिखाई दे रही है। उसके स्वर में वो आत्मविश्वास झलकता है जो ऊंचाइयों को छूने से प्राप्त होता है। देश की भावी दिशा निर्धारित करने में उसकी आवाज को पूरी गंभीरता से सुना जाने लगा है। प्रशासन में संवेदना का आयाम जोड़कर वो अपनी एक नई पहचान बनाने, एक नई छवि गढ़ने का सार्थक उपक्रम कर रही है।